हेलो एवरीवन। बिहार के शिक्षक भर्ती परीक्षा में मैथ से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को फुल डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं, जिससे हर एक क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ पाएंगे। और हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा कौन सी टीआरई में पूछा गया है और कौन सी डेट को पूछा गया है, कौन से पेपर में पूछा गया है, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें यक्स का मान निकालना है। ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमें यक्स का मान निकालना है। तो कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे, तो एक चीज़ आपको अच्छे से पता होगी कि मान लीजिए कि कोई संख्या है यक्स की पावर ए और दूसरी संख्या जो है वो है यक्स की पावर बी। अगर ये संख्याएं दोनों आपस में बराबर हैं तो अगर बेस भी दोनों संख्याओं का बराबर होता है तो जो घात है वो भी आपस में बराबर हो जाते हैं, अर्थात a जो है वो b के बराबर हो जाता है। ऐसा आपने द्विघात समीकरण में जरूर ही पढ़ा होगा। तो अगर ऐसा हो जाता है, a जो है वो b के बराबर हो जाता है, तो ठीक वही प्रक्रिया जो है हम लोग यहाँ पर अपना लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है a अपान बी और ये दिया है b अपान ए, तो इसको भी हम लोग a अपान बी कर लेंगे। तो अगर a अपान बी हम लोग करेंगे, इसको देखिए a अपान बी दिया है कि पावर x माइनस वन इज इक्वल टू, अगर a को हमें ऊपर ले जाना होगा तो क्या करना होगा, घात को हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ से करिए a अपान बी और जो घात है इसको माइनस कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस का 3, क्या हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब देख रहे हैं कि यहाँ पर आधार जो है बेस है दोनों का वो समान है और ये दोनों संख्याएं जो है आपस में बराबर हैं, तो इनके जो घात हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से बराबर कर दीजिए x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 3। x को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 2x और माइनस वन को इधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 4। x का मान कितना निकल करके आ गया, तो x का मान कितना निकल करके आ गया, तो x का मान आ गया 2 और 2 दिया है ऑप्शन बी में, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है, तो उस भिन्न का मान क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान लीजिए कि वो जो भिन्न है वो है P अपान क्यू। क्या है, मान लिया कि वो P अपान क्यू है और ये कह रहा है कि इस भिन्न का 1/27 से अनुपात, तो निकाल दीजिए इस भिन्न का 1/27 से अनुपात जो है वो बराबर है किसके, तो 3/11 के और 5/9 के अनुपात के बराबर है। तो निकाल दीजिए यहाँ से 3/11 बटे में ये हो जाएगा 5/9। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, ये जो है 27 जो है वो ऊपर चला जाएगा, एक जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा P अपान क्यू गुणता 27/1 बराबर में वैसे ही होगा, 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 5 जो है इसके नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना 9 बटे में 11 गुना 5। इसको सॉल्व करिए, 9 3 27, ये 27 से 27 कट गया, ये कितना बचा 1/55। क्या हो गया, ये हो गया 1/55, अर्थात P और Q का मान हमारा निकल करके आ गया 1/55 और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1/55, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़ करके 12 से ही 1/2% हो जाती है, अर्थात 12.5% हो जाती है, तो एक आदमी की वार्षिक आय में 1250 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो उसका मूलधन क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, बड़े ही आसानी से कर सकते हैं इसको। कैसे, तो मान लीजिए कि उसका जो मूलधन है वो कुल 100x है। कितना है, 100x मैंने मान लिया। आप जो चाहे वो मान सकते हैं, मैंने 100x बस इसलिए मान लिया ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज निकालना है मुझे।
इसीलिए मैंने इसको मान लिया 100x। आप x भी मानेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक दर जो है वो 10% पहले थी, अब बढ़ करके 12.5% हो गई है। तो अगर 10% की वार्षिक इस पर दर लगेगा तो कितना हो जाएगा, 100x का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10x। और ये कह रहा है कि 10x जो है अब बढ़ करके ये 12%, 12.5% हो गई है। कितना हो गई है, 12.5%। तो 100x का 12.5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12.5x। कितना हो जाएगा, 12.5x। और ये बढ़ करके कितना हो गया, तो ये जो है वो 2.5 की इसमें वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 2.5 की। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअल में उसकी वृद्धि जो है वो 1250 रुपये की हुई है। अर्थात जो 2.5 है इसका मान कितना है, तो इसका मान है 1250। कितना है, 1250। तो यहाँ से x का मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। निकालिए, x बराबर ये हो गया 1250, जीरो बढ़ाएंगे नीचे 25 हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 5 125। कितना हो जाएगा, 25 5 125 हो जाएगा। ये 500 हो गया। कितना हो गया, 500। अर्थात x का मान हमें निकल करके आ गया 500। और मूलधन हम लोगों ने कितना मान रखा था, 100x। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे तो यहाँ पर 100 से गुणा कर दीजिए आप, ये हो गया 50,000। कितना हो गया, 50,000। उसका पूरा मूलधन जो था वो 50,000 था और ऑप्शन बी में दिया है 50,000, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लिया मैंने कि ये एक वृत्त है और यह एक जो है वो एक वर्ग है। क्या है, यह एक वर्ग है। अच्छा, वर्ग की परिभाषा क्या होती है, तो वर्ग के जो सारी भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो मान लिया मैंने कि वर्ग की जो भुजा है वो a है। कितनी है, a है, तो सारी की सारी इसकी भुजाएं a हो जाएंगी। और ये वृत्त है तो मैंने मान लिया कि जो वृत्त है इसकी भुजा r है। कितनी है, r है। और ये कह रहा है कि इनकी परिधि आपस में बराबर है। तो अगर वृत्त की परिधि निकालें तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। कितना होता है, 2πr। और अगर वर्ग की परिधि निकालें तो जोड़ दीजिए चारों को आपस में, तो ये हो जाएगा 4a। कितना हो जाएगा, 4a। और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो क्या हम लोग यहाँ से r और a का अनुपात निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तो चलिए देखते हैं। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r हो गया, ये बराबर में 4 गुना a हो गया। इसको काटिए 2 से ये 2 हुआ, 2 से ये कट गया, 1 हो गया। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो r बटे में a को इधर लेकर के आएंगे तो ये नीचे हो जाएगा, और इनको ऊपर इधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 7/11। अर्थात r और a का अनुपात हम लोगों ने निकाल लिया। कितना हुआ, 7:11। इसका मान हमारा निकल करके आ गया। और ये कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। कितना होता है, πr²। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। कितना होता है, a²। और इन्हीं दोनों का हमें अनुपात निकालना है। तो यहाँ से हमें r का मान भी पता है और a का मान भी पता है, तो यहाँ पर हम दोनों का मान रख देंगे तो निकल करके आ जाएगा। चलिए रखते हैं। तो यहाँ से इसको रखिए, तो ये है पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। r का मान कितना है, 7 गुणते 7, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ये। अनुपात a का मान कितना है, 11। इस 11 का यहाँ से वर्ग हो जाएगा। 7 से काटिए, ये 7 से 7 कटा, 11 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कटा, ये कितना हो गया, 14 हो गया। अनुपाते में ये कितना हो गया, 11 हो गया। अर्थात वृत्त और वर्ग का अनुपात कितना निकल करके आ गया, 14:11। और ये दिया है ऑप्शन सी में, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का आयतन घन सेमी में कितना होगा जिसका विकर्ण 4 रूट में 3 सेमी है। तो अगर विकर्ण 4 रूट में 3 सेमी है तो उसका आयतन कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि अगर कोई घन है, मान लिया मैंने कि जो घन है
उसकी भुजा कितनी है, तो मैंने मान लिया कि उसकी भुजा जो है वो ए सेमी है। कितनी है? ए सेमी है। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, तो घन का जो आयतन है वो हो जाएगा ए क्यूब। कितना? ए क्यूब सेमी जो है वो इसका आयतन हो जाएगा। अगर इसका विकर्ण हम लोग निकालें घन का, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, तो विकर्ण का फार्मूला होता है ए रूट में 3। कितना होता है? ए रूट में 3। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो विकर्ण है वो इसका मान जो है वो 4 रूट में 3 दिया हुआ है। कितना है? 4 रूट में 3। तो क्या यहाँ से हम लोग ए का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालिए। ए अगर रूट में 3 से ये रूट से 3 कट जाएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान जो है वो 4 निकल कर आ जाएगा हमारा। कितना निकल करके आ जाएगा? तो इसका मान जो है वो 4 आ जाएगा। और ये पूछ रहा है कि घन का आयतन कितना होगा, तो घन का आयतन कितना होगा, तो घन का आयतन कितना है? ए क्यूब। तो यहाँ पर ए का मान रखेंगे तो 4 का ये कितना हो जाएगा? घन। 4 का घन करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा। और 64 दिया हुआ है ऑप्शन बी में, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसके गुणनखंडों में से कौन इसका एक गुणनखंड होगा वो हमें ज्ञात करना है। अर्थात इस इक्वेशन का हमें गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या दिया है? यक्स का क्यूब प्लस 1 माइनस यक्स प्लस 1। तो यहाँ से आपको पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, और यहाँ से इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो इसको ओपन करिए तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 1। कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 1। दूसरे में क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस यक्स में 1 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स, और ये बचा माइनस का यक्स प्लस 1। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यक्स प्लस 1 इधर भी दिख रहा है और यक्स प्लस 1 इधर से भी दिख रहा है, तो दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से कॉमन लीजिए, यक्स प्लस 1 अगर कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? तो इधर बच जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का यक्स, और इधर क्या बचेगा? तो इधर बचेगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, तो ये कितना बचा? तो ये बचा यक्स स्क्वायर माइनस का यक्स, और ये बचा यक्स प्लस 1 बचा इधर में। यहाँ से यक्स भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो अगर यक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो जस का तस रहेगा यक्स प्लस 1, और यक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा यक्स माइनस का 1। तो ये हमारा गुणनखंड निकल करके आ गया कि ये जो इक्वेशन है इसका गुणनखंड यक्स प्लस 1 है, यक्स है और यक्स माइनस 1 है। और ऑप्शन में यहाँ पर देख रहे हैं बी में दिया हुआ है यक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो अगर हम लोग इसको गुणा करेंगे इसको आपस में तो क्या हमें मिल जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस का 1? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। यक्स और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो ऑप्शन बी में दिया है ये भी इसका गुणनखंड है, और जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है यक्स माइनस 1 ये भी इसका गुणनखंड है। दोनों के दोनों जो है वो इसके गुणनखंड है, इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर में 0 का मूल क्या होगा। इसका मूल क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण क्या दिया है? तो वो दिया है यक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर में 0। इसको आप 4 को इधर लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? यक्स का स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 4, ये हमें मिल जाएगा। और आपने द्विघात समीकरण में पढ़ा होगा अच्छे से कि अगर यक्स की घात 1 है तो इसका मूल कितना मिलेगा? तो इसका मूल हमें 1 मिलता है। अगर यक्स की घात 2 है तो हमें मूल कितना मिलता है? तो हमें 2 मिलता है। मूल कितना मिलता है? 2 मिलता है। अगर यक्स की घात 3 है तो हमें मूल कितना मिलेगा? तो हमें 3 घात मिलेगा। वैसे ही अगर यक्स की घातें यन हो तो हमें मूल कितने मिलेंगे? तो हमें जो है वो यन मूल मिलेंगे। ठीक वैसे ही जो यक्स की घातें 2 है, यहाँ पर यक्स की घातें 2 दिया हुआ है, इसका मतलब कि हमें 2 मूल मिलेंगे। और कौन कौन से वो मूल मिलेंगे हमें? तो वो मिलेंगे प्लस का 2 और माइनस का 2। कौन कौन सा? प्लस का 2 और माइनस का 2, क्योंकि यहाँ से आप वर्गमूल करिए
तो अगर वर्गमूल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से प्लस माइनस का 2 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से हमें 2 वर्गमूल मिले, एक तो इसका, एक तो 2 मिला और एक कितना मिला, माइनस का 2 मिला। मतलब कि एक से जो अधिक वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिया हुआ है और हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी बहुत ही सरल सा है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। एक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x प्लस का y बराबर में 5, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x माइनस y बराबर में 3। तो यहाँ से हम लोग इसको जोड़ लेंगे आपस में, दोनों को। जो इक्वेशन मान लीजिए कि ये 1 है और ये 2 है, तो दोनों को आपस में यहाँ से जोड़ लेंगे हम लोग। तो जोड़िए, इसको अगर आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ से ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x। कितना हो जाएगा, 4x, और इसको जोड़ेंगे तो 5 और 3 ये हो जाएगा 8। x का यह मान यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा, तो x का मान हमें 2 मिल गया। कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब दूसरे वाले समीकरण में हम लोग x का मान रख लेंगे तो हमें y का भी मान मिल जाएगा। तो यहाँ से x का मान रखिए, तो अगर x का मान हम लोग 2 रखते हैं, 2 माइनस का y हो जाएगा बराबर में 3। तो अगर y को इधर लेकर के जाएंगे और 3 को इधर लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 बराबर में y का मान कितना मिला हमें, y का मान मिला माइनस का 1। कितना मिला, माइनस का 1। x का मान 2 और y का मान माइनस में 1। तो x का मान 2 यहाँ पर दिया हुआ है और y का मान -1 दिया हुआ है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, अर्थात कौन सी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, वो हमें छांटना है। तो अगर आपने संख्या पद्धति पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का स्थान 3, 7 और 8 अगर हो तो वो संख्या जो है वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 3, 7 और 8 कभी भी आ ही नहीं सकता है। आप न माने तो कर करके देख सकते हैं। जैसे 1 का अगर आप वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 1 मिलेगा, 2 का अगर वर्ग करेंगे तो हमें इकाई का अंक 4 मिलेगा, अगर 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक हमें 9 मिलेगा, अगर 4 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 6 मिलेगा, अगर 5 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक हमें 5 मिलेगा, अगर 6 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक हमें 6 मिलेगा, 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक हमें 9 मिलेगा, 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई का हमें 4 मिलेगा, 9 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक हमें 1 मिलेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक में न 3 आ रहा है, न 3 आ रहा है, न 7 आ रहा है, न 8 आ रहा है। इसीलिए ये संख्याएं जिस भी संख्या के अंत में होंगी वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है जो संख्या, उसके इकाई के अंक में 7 है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, और ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को इस इक्वेशन से इस इक्वेशन का मान हमें ज्ञात करना है कि y माइनस यक्स अपान में y प्लस यक्स का मान क्या होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इक्वेशन क्या दिया है इसने, तो इसने दिया है 1.5 यक्स बराबर में 0.04 y। तो इसको करते हैं हम लोग, अनुपात निकालिए। यक्स ये हुआ और y इसके नीचे लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा y, और ये हुआ 0.04 और 15 को इधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1.5। यहाँ से दशमलव आप हटाइए तो ये 2 अंक दशमलव जाएगा इधर से, तो ये 4 हो जाएगा, और अगर इसको 2 अंक इधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा, 150, अर्थात यक्स अपान वाई का मान कितना हमें मिला, 4/150। इसको सॉल्व करिए आप तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2, और ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 75। अर्थात यक्स का मान हमें 2 मिल गया और वाई का मान हमें कितना मिल गया, 75 मिल गया। कितना मिल गया, 75 मिल गया, और यहीं से हम लोग रख लेंगे इसका मान। तो y का मान कितना है, 75 माइनस का x का मान 2 बटे में y का मान कितना है, y का मान कितना है, y का मान है 75 प्लस x रखिए तो x का मान कितना है 2। यहाँ से सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 73 हुआ ये, और ये कितना हो गया 77, अर्थात 73 बटा में 77 इसका आंसर होगा। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है 73/77,
इसलिए ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो सरलीकरण का क्वेश्चन दिया गया है, इसे हमें सॉल्व करना है कि इसका न्यूनतम मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया है 0.204 गुणते 42 बटा में 0.07 गुणते 3.4। ऊपर जो दशमलव है वो 3 अंक पर है और नीचे दशमलव कितने हैं पर है, तो 3 अंक पर है, अर्थात दशमलव यहाँ से सारा का सारा खत्म हो जाएगा, दशमलव का कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसको फिर से अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा 204 गुणता 42 बटा में 7 गुणता ये हो जाएगा 34। काटिए इसको, 7 से इसको काटेंगे तो 7 6 का 42 हो गया, 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग गुणा यहाँ से इसको भाग दें 17 से, तो 17 एकम यहाँ से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 17 एकम 17 कितना बचा 3, 17 दूना के 34, ये कितना हुआ 12। अर्थात हमें कितना मिल गया, तो ये मिल गया रूट में 12 गुणते में 3। इसका वर्गमूल निकालिए तो ये हो जाएगा 4 गुणते 3 अर्थात 2 गुणते 3 बराबर में 6 हमें इसका वर्गमूल निकल गया। अर्थात इसका जो मान कितना निकल करके आ गया, तो वो निकल करके आ गया 6 और 6 दिया हुआ है ऑप्शन सी में, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि y का x% 100 है और z का y% 200 है तो x और z के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। अर्थात x और z के बीच में क्या संबंध होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। तो पहले वाली कंडीशन को आप लीजिए, तो यहाँ पर पहली वाली कंडीशन कह रहा है कि y का x% अर्थात y गुणे x बटा में 100, और ये किसके बराबर है, तो ये जो है वो 100 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम लोग x और y का मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जा करके गुना होगा तो ये हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। ठीक वैसे यहाँ से दूसरी कंडीशन को आप देखिए, तो ये कह रहा है कि z का y% अर्थात z गुणे y अपान 100, और ये किसके बराबर है, तो ये 200 के बराबर है। तो यहाँ से z और y का मान निकालिए, तो यहाँ से ये जाकर के गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000। और क्वेश्चन जो है वो हमसे x और z का संबंध पूछ रहा है, मतलब कि जो y है इसको यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, तो यहाँ से हम लोग y का मान निकाल लेंगे और ला करके यहाँ पर रख देंगे, या यहाँ से y का मान निकाल लेंगे यहाँ ला करके रख देंगे, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से y का मान निकालिए, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 बटे में x हो जाएगा y का मान, और यहाँ पर ला करके y का मान रख लीजिए तो ये हो जाएगा z गुणते 10,000, ये हो जाएगा 10,000 बटे में x बराबर में ये कितना है, ये है 20,000। यहाँ से ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कटा, ये कितना हो गया, z अपान में x बराबर में 2 हो गया। तो z बराबर कितना हो गया, तो z बराबर हो गया 2x। कितना हो गया, z बराबर 2x हो गया, और ये हम लोगों का संबंध निकल करके आ गया। और z बराबर 2x दिया हुआ है ऑप्शन बी में, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर हों। क्या हों, आपस में बराबर हों, और सारे कोण जो हैं इसके 60 डिग्री के होते हैं, सारे के कोण, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, तो इसकी ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 इंटू a, अर्थात इसकी भुजा। और ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है वो 10 सेमी है। तो यहाँ से √3/2 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। कितना, 10। तो यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल। a बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 10 गुना 2 अपान में √3, अर्थात a का मान निकल करके आ गया 20 अपान √3। और ये हमसे पूछ कर रहा है, तो ये जो है वो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर a का मान हमें मिल गया है, तो यहाँ पर a का मान ला करके रख देंगे हम लोग। तो रखिए, यहाँ से a का मान
तो ये हो जाएगा √3/4 गुणते 20 बटा में √3 गुणते √3। इसको 2 बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ग है। सॉल्व करिए इसको, यहाँ से √3 से ये √3 कटा, 4 से काटिए तो ये 5 बार गया, 5 का 20 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटा में नीचे कितना बचा, नीचे बचा √3, अर्थात 100/√3 जो है उसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदीय है, कौन सा एक पदीय है वो हमें छांटना है। तो एक पदीय का कैसे पता लगाया जाता है, कोई भी इक्वेशन एक पदीय है, द्विपदीय है, त्रिपदीय है, बहुपदीय है, कैसे होता है उसका पता कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले उस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, और सॉल्व करने के बाद जब उसका छोटा से छोटा रूप मिल जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि प्लस और माइनस की संख्या कितनी है। जितने भी प्लस माइनस होते हैं उससे एक ज़्यादा उसमें पदों की संख्या होती है। तो यहाँ से देखिए आप एक पदीय कौन सा है, तो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन बी वाले में, तो यहाँ पर प्लस कितना है, 1 है, तो इसमें कितने पद हो जाएंगे, यहाँ पर 2 पद हो जाएंगे। जो ऑप्शन सी है इसमें देखेंगे तो प्लस की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जो ऑप्शन 1 है इसमें देखिए न प्लस है और ना ही माइनस है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर केवल मल्टीप्लाई है, इसलिए इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें पदों की संख्या जो है वो 1 होगी, और ऑप्शन जो 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित हैं, अर्थात 5 के द्वारा 3 अंकों की कितनी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि 3 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है, तो वो है 100, और सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी है, तो वो है 999। और हमें ज्ञात करना है कि 100 से लेकर के 999 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाजित हो सकती हैं, वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। तो इसको हम लोग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये करेंगे कि 1 से लेकर के 999 तक हम लोग फाइंड करेंगे कि 1 से लेकर के 999 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाजित हो सकती हैं। उसके बाद हम लोग 1 से लेकर के 99 तक, अर्थात 2 अंकों की संख्याएं जो है वो 1 से लेकर के 99 तक, इसके बीच में फाइंड करेंगे कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाजित हो सकती हैं। उसके बाद इसमें जितना आएगा उस और इसमें जितना आएगा तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो हमें 100 से लेकर के 999 तक के बीच की संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी जो कि 5 से विभाजित होंगी। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो कैसे पता करेंगे कि 100 से लेकर के 999 के बीच में कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। तो इसके लिए आप क्या करिए कि 999 में 5 से भाग दीजिए और से इसको जो है वो भागफल ज्ञात करिए कि कितना आएगा। भागफल जो है वो दशमलव में नहीं आना चाहिए, मूल संख्या होनी चाहिए, वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो भाग दीजिए, 5 एकम 5, 4 बचा, ये 49 हुआ, 5 निमा 45 हुआ, फिर कितना बचा 4, फिर ये 49 हुआ, फिर 5 निमा 45 हुआ। अर्थात 1 से लेकर के 199 तक कितनी संख्याएं हैं, तो ये हैं 199 संख्याएं जो कि 5 से विभाजित हो सकती हैं। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि 1 से लेकर के 99 तक कितनी संख्याएं जो कि 5 से विभाजित होंगी। तो 99 में 5 से भाग दीजिए यहाँ से, तो 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 19 बचे 95, कितनी बार जाएगा 19 बार। मतलब कि 1 से लेकर के 99 के बीच में 19 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 5 से विभाजित हो जाएंगे। तो 1 से लेकर के 199 तक में 119 है, 1 से लेकर के 99 तक में ये 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। तो 1 से लेकर के 199 के बीच में कुल कितना है, तो 199 संख्याएं हैं। और 1 से लेकर के 99 तक के बीच में कितनी हैं, तो वो हैं 19 संख्याएं। तो 199 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचा, कितनी ये बचा 180, और 180 दिया है ऑप्शन ए में, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो 2 का 1 में गुणा करिए और यहाँ से 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 1 3, 3 बटे में 2 हो जाएगा। बीच में क्या है, तो बीच में गुणा का चिन्ह है यहाँ पर। फिर ठीक ऐसे ही इसको भी करिए, तो 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4 बटे में 3 हुआ ये, फिर गुणा का निशान है। फिर ऐसे ही इसको भी करिए, तो 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5 बटे में 4 हुआ। फिर डॉट डॉट इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं और ये कहाँ तक जा रहे हैं, 120 तक जा रहे हैं। तो 120 को भी ऐसे सॉल्व करेंगे, तो 120 एकम 120 और 121, कितना हुआ, 121 बटे में 120। आप इसमें देख रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ दिख रही है, क्या कि इस वाला ये वाला जो PQR है, मतलब कि ये वाला जो भिन्न है, इसमें आप देखेंगे तो इसका जो अंश है और इसका जो हर है वो बराबर हैं। ठीक वैसे इस वाले में देखेंगे तो इसका जो अंश है वो इसका हर है। तो अगर आप देखेंगे तो इससे ये संख्या कट जाएगी, इससे ये संख्या कट जाएगी, इससे ही वैसे ही ये संख्याएं कटती जाएंगी और लास्ट में जा कर के इस जो पहले वाला इससे भिन्न आएगा उसके अंश से ये 120 कट जाएगा और इस तरीके से हमें मिल जाएगा यहाँ पर 121 और यहाँ नीचे मिल जाएगा 2, कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यहाँ से भाग करिए, यहाँ से 2 से भाग करिए, 2 6 का 12, एक बार में नहीं जाएगा, 0 बढ़ाइए, 0 लगाइए और यहाँ पर 5 बार जाएगा, तो ये कितना में निकल करके आ गया, 60.5 और 60.5 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं और वह 40% सेब बेच देता है, तो उसके पास अभी भी 420 सेब बचे हैं, तो उसके पास मूल रूप से कितने सेब थे, अर्थात विक्रेता के पास कितने सेब थे वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि उसके पास कुल 100% सेब थे और इसने कुल 40% सेब बेच दिए। तो अगर इसने 40% बेच दिया तो अब इसके पास कितने % सेब हैं, तो अब इसके पास जो है कुल 60% सेब बचे हुए हैं और ये कह रहा है कि एक्चुअल में ये जो है वो 420 सेब बचे हुए हैं, अर्थात ये 60% जो है वो 420 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, 420 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कर लीजिए इसको 100%, तो अगर इसको 10% करेंगे, 6 से भाग देंगे, तो इसको इधर भी हमें 6 से भाग देना पड़ेगा, तो 6 सत्ता 42 70 हो जाएगा। इसको 100% बनाने के लिए 10 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 100% और ये हो गया 700। अर्थात शुरुआत में उसके पास कुल 100% सेब थे और 100% का मान कितना आया, 700, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। मान लीजिए कि आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किमी के लिए औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी की दूरी के लिए औसत गति 40 किमी प्रति घंटा बनाए रखते हैं, तो आपको आगरा पहुंचने में औसतन कितना समय लगेगा। आगरा पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, दिल्ली और आगरा के बीच में दूरी कितनी है, तो डिस्टेंस कितना है, तो ये दिया हुआ है 200, कितना, 200 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। और ये कह रहा है कि जब आप दिल्ली से आगरा जा रहे हैं तो 120 किलोमीटर जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। मतलब कि इसमें से 120 किलोमीटर और इसमें से जो है वो 80 किलोमीटर, दो जो है वो अलग अलग रफ्तार से चली गई दूरी है। तो 120 किलोमीटर को हम लोगों ने 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया। और ये कह रहा है कि बाकी की जो दूरी बची हुई है 80 किलोमीटर, इसको जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोगों ने तय किया। तो ये पूछ रहा है कि कितना औसत समय लग जाएगा वहाँ पहुँचने में। तो अगर 120 किलोमीटर जाना है और 90 की स्पीड से हम लोग जा रहे हैं तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। कितना होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल। इसको सॉल्व करिए, ये 0 से 0 कटा, 3 से ये 4 हुआ और 3 से ये 3 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 इकाई 3, ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 1/3। और इसको अगर मिनट में बदलना हो तो इसमें क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे हम लोग। तो 60 से गुणा करिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 बिसम 60, अर्थात ये कितना हुआ, तो ये होगा 1 घंटा 20 मिनट।
कितना हुआ, 1 घंटा 20 मिनट हो गया 120 किलोमीटर जाने में। उसके बाद जो 80 किलोमीटर है इसको 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चला गया है। तो अगर 40 किलोमीटर की रफ्तार से जाएंगे, 80 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लगेगा, तो 80/40 बराबर में 2 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, 2 घंटे। तो यहाँ से हमें 1 घंटे 20 मिनट लगे और यहाँ से 2 घंटे लगे, और ये पूछ रहा है कि औसतन कितने लगे, तो इसको दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ से जोड़िए, 1 घंटा ये और 2 घंटा ये, कितना हुआ 3 घंटा। कितना हुआ 3 घंटा और ये 20 मिनट। तो हमें कुल कितना समय लगा, तो कुल समय लगा 3 घंटा 20 मिनट। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगे आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। बाकी की जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।